माइंड गेम भी एग्जाम ने खेला है कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन करता है, कौन सा छोड़ता है। तो देखो, ओवरऑल एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल का था। लेकिन मेरा मानना है, आप लोग पहले देखिए, आरसेट की जो फॉर्म्स डेट अभी बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई कर दी गई है, मुझे जहां तक पता है। अब आरसेट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है जिन बच्चों ने, हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ज्ञान सेतु मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपको बताया था कि हम एक यूट्यूब चैनल आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी समय से यह प्रयास रहा था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, परंतु समय के अभाव के कारण वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने अभी वो स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा सेशन है वो इस बात पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाल ही में जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी 2026 का एग्जाम हुआ है, वो विद्यार्थी उस एग्जाम को देने के बाद फ्री है। तो अब जो विद्यार्थी हैं वो उनका आगे का निर्णय क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद अगर आप ज़्यादा समय तक किसी भी विषय की ओर अपना रुख नहीं करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं कि इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं कि आप आपके लिए क्या क्या यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इस समय पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2026 के बाद में थोड़ा पेपर भी हार्ड आया था। तो वो सिलेबस आपके पास में कहाँ कहाँ काम आ सकता है। पेपर को देखकर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यह पेपर ऐसा आया है तो इसके बाद हमें ये फील्ड ही छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी बार पेपर ऐसे आते हैं, लेकिन आप उन पेपर से कुछ सीख ले सकते हैं तो अगले पेपर में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में असफल होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी सेकंड गेट, देखिए पहला तो आरपीएससी के साथ में यूपी पीजीटी का एक हमने कॉम्बो रखा है, क्योंकि यूपी में अभी अगले वर्ष चुनाव हैं। तो 2027 में तो वैकेंसी इस सर्च होने वाली है, और वहाँ के अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि एग्जाम दिसंबर में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस वाले सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि अपन ने जो जो पढ़ा था उसमें क्या क्या कॉमन है। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन चूंकि 9th वाला पोर्शन है, तो पीजीटी में अमूमन नहीं पूछा जाता। अब एलजेब्रा में अपने सारे टॉपिक्स कॉमन है, वहाँ पे भी वही एज इट इज लेवल रहता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सेट लेसन, फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एलजेब्रा, ये जो सारे टॉपिक हैं अपने 4 से लेकर 10 तक, ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें जरूर आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे दोनों हैं, वहाँ पे केवल प्रायिकता है, वहाँ पे अपन को सांख्यिकी नहीं पढ़नी है। अब जो लेवल आप सोच रहे हैं वो लेवल एज इट इज है। इसके बाद में यही क्वेश्चंस जो अपन ने यहाँ करे थे, यही टेस्ट जो अपन ने यहाँ दिए थे, वो ही सारे अब अपन को वहाँ के लिए तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और आता है, वो भी वहाँ पे सेम है। तो ये अपनी बात हुई स्कूल लेवल को लेके। अब इसके बाद में आप ग्रेजुएशन लेवल को देख सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में अब यूपी में पीजीटी के अंदर एलजेब्रा एज इट इज रहेगा, जबकि इसमें थोड़ा रिंग थ्योरी शायद ऐड हो सकती है। हाँ, ये चीज देखिए तो इम्पोर्टेंट, लीनियर एलजेब्रा और लीनियर ट्रांसफॉर्म ये अपने यहाँ पे नहीं है, अपने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में होते हैं। बट ये टॉपिक अमूमन इजी माने जाते हैं, तो ये इतना हार्ड विषय नहीं है, इनको आप इजी वे में कर सकते हो। अब रियल है, रियल एज इट इज ही है वहाँ पे। रियल में अपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक एक्स्ट्रा टॉपिक रहता है, शायद वो वहाँ पे नहीं है। आप सिलेबस एक बार चेक कर सकते हैं, मैंने डाल रखा है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स और एडवांस कैलकुलस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जरूर अपन से वहाँ पे थोड़ा एडवांस होता है। कॉम्प्लेक्स में अपने इंटीग्रल नहीं है पोर्शन, और वहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी डाल रखे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डीप से डाल रखा है। बाकी कॉम्प्लेक्स इतना हार्ड नहीं है, बाकी जो चीज़ें याद करनी है वो याद करनी ही रहेंगी। कैलकुलस में तो अपना सारा कुछ सेम है, यहाँ के तुलना में इक्वल है, बाकी अप ही है कैलकुलस, क्योंकि आईसी और डीसी अपने दो चैप्टर होते हैं कैलकुलस में। उन चैप्टर्स में इसमें भी वही सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें भी कोई इशू नहीं है, अपने भी काफ़ी डिटेल में है और यहाँ पे भी सेम है। वेक्टर कैलकुलस, इसमें आपको पता ही है 6 चीज़ें होती हैं, रेडियन, डाइवर्जेंस, कर्ल और 3 थ्योरम्स हैं, और 10 इसमें सर्वसमीकाएं हैं। टोटल छोटा सा चैप्टर है, वही यहाँ पे भी एज इट इज है। अब थ्री डी में आपको पता ही है 3 टॉपिक अपने हैं, 3 टॉपिक उनके हैं, एज इट इज सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 10 नंबर टॉपिक जो आता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसमें जरूर यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपने थोड़ा लेवल कम रहता है, इनके थोड़ा लेवल अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स से पूछे जाते हैं। अपने अ- तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इनके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे 120 ही हैं, अपने 150 हैं। तो 150 में 8 आ रहे हैं, या 120 में 12-13 आ रहे हैं, तो 10% सिलेबस यहाँ से मतलब एक तरीके से हो जाता है। जबकि अपने एलपीपी और एनए दो जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे ये नहीं होते। मतलब आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि यहाँ से
अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स हैं जो कॉमन हैं, और 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं, और अपने भी 2 चैप्टर्स वहाँ पे नहीं हैं। बस यहाँ पे इसमें यूजी पीजी दोनों कॉम्बो है। आप देख लीजिए, इसमें पीजी वाला ये दोनों देख सकते हैं, बाकी के सारे यूजी वही टॉपिक्स हैं। हाँ, अब मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या-क्या अलग है। अब आप इसमें देख लीजिए कि ये सारे फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांस मैट्रिक्स थ्योरी, ये तीनों एक ही कोरिलेट करते हुए चैप्टर्स हैं। क्योंकि ये सारा चीज़ें लीनियर अलजेब्रा में भी अपन पीजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते ही हैं, और इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। रियल एनालिसिस में ज़रूर यहाँ पे 2 ये पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा से हैं, तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आज के टाइम पे ऑनलाइन आप इन 2 टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, और कोशिश रहेगी हम भी इनको आपके लिए प्रोवाइड करवा दें। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन वहाँ पे पूछे जाते हैं कि इनकी वैल्यू सीधी पूछ ली जाती है, और काफ़ी बार क्वेश्चंस के रूप में भी दी जाते हैं। तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 पेज इसमें पढ़ने होते हैं, छोटा ही है। इसके बाद में कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये अपने यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि अपने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। हाइपरबोलिक फंक्शन अपने नहीं पूछे जाते, तो ये 3 चीज़ें अपने यहाँ पे नहीं है। और ये वाली सेकंड जो ये है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, ये फर्स्ट ग्रेड में अलजेब्रा के अंदर पोर्शन दिया जाता है, जबकि सेकंड ग्रेड में इसका कोई भी अपने नहीं दिया हुआ। तो ये भी शायद मुश्किल से 2 या 3 पेज के अंतर्गत दी हुई है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी आप 8 से 10 एग्जाम्पल करोगे तो ये एक क्वेश्चन आपसे आपका इजीली हो जाता है, और ये भी इजी एक क्वेश्चन है। इसके 6-7 सूत्र हैं साइन कॉस वाले हाइपरबोलिक में, वो याद कर लीजिए, वो ही मोस्टली पूछे जा रहे हैं अभी तक तो। इसके बाद में इस सिलेबस के अंतर्गत मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड अपना है, क्योंकि ये 3 जो चीज़ें हैं, 3 स्टार्टिंग 3 चैप्टर्स ये तो इजी है। लीनियर अलजेब्रा सबसे इजी चैप्टर माना जाता है पीजी में। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स में और ट्रिग्नोमेट्री में ये भी इजी चीज़ें हैं, और ये वाले तो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर भी अपने दे रखा है, मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, बाकी अपने दिया हुआ है। पोलर भी अपने क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन आता ही है पोलर से 2D से, वो वाला दिया हुआ है। तो मेन बात कर लेते हैं कि यहाँ से एग्जाम में कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं। अब आप देखिए कि इस बार यूपी पीजीटी में जहां तक सुनने को आ रहा है, 200 से 300 सीटें मैथ्स की आने की संभावनाएं हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की 300 सीटें बिल्कुल अच्छी सीटें मानी जाती हैं, और अच्छे एक नंबर्स हैं, आपको बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपन टीजीटी पे। अब टीजीटी तो आपको पता है वही सेकेंड ग्रेड लेवल का एग्जाम है, और सेकेंड ग्रेड से भी इजी लेवल मान सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का लेवल एज इट इज अदर स्टेट की पीजीटी लेवल को टच करता है। अब आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ये दोनों अपने नंबर सिस्टम 9th-10th का है। एलजेब्रा अपना पूरा वो, उसमें सारी चीजें हैं, एपीजीपी, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ एज इट इज सेम है। सेट रिलेशन फंक्शन ये तो हर एग्जाम में आता है, आपको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री ये भी सेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी सेम है, प्लेन ज्योमेट्री ये भी सेम है, मेंसुरेशन ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम है, 2D एंड 3D ये भी एज इट इज सेम है, मैट्रिक्स वाला भी एज इट इज सेम है, वेक्टर अलजेब्रा ये तो इजी है, ये भी सेम है। डिफरेंशियल कैलकुलस ये वाला स्कूल वाला डिफरेंशियल कैलकुलस है ये, इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो अपने 4 यूनिट हैं वो इसमें एक साथ आ जाती हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस में भी वही है कि समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, ये 2 चैप्टर हैं। इसमें टीजीटी में बीएससी का कुछ भी नहीं पूछा जाता, ये आप याद रखिए कि यूपी टीजीटी में आईसी और डीसी के अंतर्गत 11th-12th वाली बुक से ही सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद प्रायिकता और सांख्यिकी तो कॉमन चीजें हैं, जो दोनों में कॉमन है। हाँ, अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो अपने यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, वो यूपी में पूछी जाती है। अब इसमें मेन चीज़ है कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को इतना हार्ड है क्या, क्योंकि ये बेसिक जीवन से आधारित चीज़ें हैं, जो हर बच्चा कभी न कभी पढ़ता है, जिसने छोटी तैयारी कभी न कभी करी होती है। लाइक अपने यहाँ पे सीटी है, अदर स्टेट में भी सीटी वगैरह होती हैं, या कोई एंट्रेंस वगैरह में भी आजकल ये चीज़ें आने लगी हैं। तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स सबको मोटा मोटा आता है, बाकी एक बार हम देख लेंगे तो सारी चीज़ें ईजी वे में ईजी हो जाएंगी। अब इसमें देखो बीएससी में क्या क्या आता है। अब बीएससी तो आपको पता है राजस्थान में पूछी जाती है, उससे कम ही पूछी जाती है और जगह, क्योंकि यहाँ पे 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी एज इट इज है, बाकी अपने से लेवल कम रहेगा, अपने लेवल को कम कर रखेगा ये लेवल, बाकी ग्रुप थ्योरी काम अपनी आ जाएगी। रियल रियल एज इट इज काम आ जाएगी, क्योंकि रियल वहाँ पे भी है, अपने भी है। अब बात रही कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वहाँ पे टीजीटी में नहीं है, वहाँ पे टीजीटी में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, उसे हमें अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं,
जबकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने बहुत डिटेल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप एक देख सकते हैं कि अपने एडवांस कैलकुलस पूरी दी हुई है ग्रेजुएशन में, जिसमें आईसीओडी से 2 चैप्टर्स हैं, जबकि यूपीटीजीटी में कुछ भी नहीं आता, वहां से मैक्सिमम एंड मिनिमम केवल दिया हुआ है। अब आप देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम एक छोटा सा चैप्टर है अपने बीएससी में एडवांस कैलकुलस में। अब इसे आप देखिए यहाँ तो अगर ये 2 चर में आता है तब तो बीएससी में आ जाएगा, अगर सिंगल वेरिएबल में आ गया तो 11th-12th वाले मेथड से हो जाएगा। तो ये मुश्किल से इसके 10 से 12 क्वेश्चन से अपने दिए हुए हैं जो कि याद करने हैं। और आपको पता ही है वो 3 सवाल कॉस साइन वाले, वो तो हर बच्चे को याद होने चाहिए। वो सवाल हर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा हार्ड है नहीं, वो इजी वे में ये टॉपिक हो जाता है। बीएससी में एक टॉपिक लगता है, वैसे भी स्कूल से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इशू ही नहीं है, अपने बहुत डिटेल पूछी जाती हैं, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर कैलकुलस, अब वेक्टर कैलकुलस यूपी में नहीं है, ना ही 3D है। अब ये आप देख सकते हैं कि वेक्टर कैलकुलस नहीं है, तो वेक्टर कैलकुलस अपने लिए एक फायदा का सौदा है कि इजी है, इजी टॉपिक। मतलब वैसे तो नुकसान ही है, बट ठीक है, नहीं है तो ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स 3D भी नहीं है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स तो अच्छे से करना मस्ट है, कि आपको एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। बुक आप कोई सी भी पढ़ें, जेपीएच पढ़े, नवकार पढ़े या कृष्णा पब्लिकेशन पढ़ें, आपको वो सारे एग्जाम्पल्स मुंह जबानी याद हो, एंड आपने उनके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए हो, क्योंकि आप लगाइए पेपर का 10% केवल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से आता है। तो आपको ये सारी चीजें तो अच्छे से करना मस्ट है। वैसे हम भी इसको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे खुद से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर का 10% सिलेबस अगर आपसे अच्छे से आता है तो आपका पेपर बहुत अच्छे होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सा जो सिलेबस है वो थोड़ा अपन से अलग रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ही अभी शुरुआत में ही कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है वो वहाँ पे अलग होती है। इसमें देख लीजिए आप टॉपिक्स, आपको कौन सा कठिन लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, शेयर एंड स्टॉक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये इसमें टॉपिक दिए हुए हैं 8। अब आप इन टॉपिक्स को कभी ना कभी बचपन में किसी ने जवान नवोदय की तैयारी करी होगी, किसी ने सीटी की करी होगी, किसी ने एंट्रेंस दिए होंगे, तो उन्हें एंट्रेंस में बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। इनके फॉर्मूले भी मोस्टली सबको पता है। बाकी थोड़ा सा एक बार एफर्ट्स डालेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस इजी वे में सही होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। मैकेनिक्स का मैंने आपको अभी बताया ही कि मैकेनिक्स के लिए तो बुक आपको प्रेफर करनी होंगी, नवकार, जेपीएच और कृष्णा, इनमें से किसी भी एक बुक को ले लीजिए, और सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, सॉल्व करने हैं। कम से कम 5 से 7 बार हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कि उस लेवल तक के आपको क्वेश्चन आपके हैबिट में आ जाएं, कि देखते ही हाँ ये होता है। लेकिन ये नहीं है क्वेश्चन देखा और आंसर याद कर लिया, क्योंकि आजकल अप्लाइड आ रहा है, सेकंड ग्रेड इसका हाल ही में अच्छा उदाहरण है कि कैसे अप्लाई करवाता है एग्जामिनर। इसके बाद में देखो यहाँ पे मैट्रिक स्पेस और एडवांस लीनियर अलजेब्रा, ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि उन्होंने मेंशन वैसे नहीं कर रखा, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ से 2-2 क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मेरा मानना है कि लीनियर अलजेब्रा वैसे भी पीजीटी के लिए आपको देखना ही है, और मैट्रिक स्पेस तो फर्स्ट ईयर में आता ही है, तो ये दोनों टॉपिक्स भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन वैसे दिया नहीं हुए सिलेबस में, लेकिन अगर आता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है यहाँ पे। स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन के लिए अपना आप छोड़ दें, तो मान लीजिए यहाँ से 4 क्वेश्चन आए, आपने नहीं पढ़ा तो आप तो छोड़े हुए ही। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे और अच्छे से सही करेंगे, तो वो 4 क्वेश्चन पॉजिटिव में आगे जाएंगे। ठीक है, यूपी टीजीटी के भी तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, शायद 2000 के समथिंग पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, 2000 से 2200। आप एक रेंज लगा के चलिए, 1800 से 2200 यहाँ पे संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो 1800 से 2200 एक बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अपने यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ही थी, वहाँ पे भी इतनी है। तो आप सोचिए यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में टोटल मिला के कम से कम 2500 वैकेंसीज मैथमेटिक्स में आएंगी। ये 2500 वैकेंसी टीजीटी एंड पीजीटी की बहुत ही बड़ी संख्या में है। चूंकि पहले वहां पे नेगेटिव नहीं था, इस बार उन्होंने नेगेटिव स्टार्ट करा है, तो हमारे लिए ये भी एक बेनिफिट रहेगा कि नेगेटिव की आप लोगों को सबको पहले से प्रैक्टिस है, और नेगेटिव वहां पे होगा तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। साथ में जीएस को जोड़ने की भी बताया जा रहा है कि 20 से 30 क्वेश्चंस का जीएस है। अब आप सोचिए जीएस में क्या आएगा, जीएस में इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इको एंड इंडियन करंट
और कुछ 2-4 से क्वेश्चन यूपी जीके के आएंगे। अब आप सब लोगों ने सेकंड ग्रेड में इंडियन वाला पोर्शन बहुत ही डिटेल्ड पढ़ा हुआ है। आपने जो भी पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, कुछ भी नया कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरपीएससी में जो भी लेवल आता है जीएस का वो बहुत ही उच्चतम श्रेणी का होता है। तो इससे अच्छा लेवल तो वहाँ पे नहीं आएगा मे बी, और इस श्रेणी का भी आता है, इससे अच्छा भी आता है। तो आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि जीएस तो हमारी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अभी यूपी टीजीटी एनटीजीटी की हम लोगों ने पूरी चर्चा करी। टोटल 2500 वैकेंसीज हैं। आप लोग देख लीजिए, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस भी इसका हम करवाएंगे अदर वीडियो में। इस वीडियो में तो ये बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, अभी देखिए टीजीटी, ये जो दिल्ली में टीजीटी की पोस्ट है इसकी वैकेंसी अभी नहीं आएंगी। ये वैकेंसी लास्ट ईयर फिलअप फॉर्म हो चुके हैं। इसमें शायद 1600 के करीब वैकेंसी थी, 1600 या 1200, एग्जैक्ट डिटेल मुझे याद नहीं, बट इतनी ही थी। अब लेकिन बात ये है, बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हम किसी पड़ोसी राज्य में ना जाएं, हमारे यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है तो क्या करें। तो आपको देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये दिल्ली अपनी राजधानी है तो आप इसको प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है, 60% 70%, उसके अलावा कुछ चीज़ें अलग हैं तो वो इतनी हार्ड नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे 14 जो चीज़ें हैं, 14 चैप्टर्स सेम हैं, 1 से लेके 14 तक। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, मैट्रिक्स, सेट, फंक्शंस। हाँ, यहाँ पे रिलेशंस वाला चैप्टर में भी शायद नहीं आता जा। ट्रिग्नोमेट्री तो आजकल हर एग्जाम में होती है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी होती है, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 14 चैप्टर एज इट इज जो आपने यहाँ पर पढ़े, क्वेश्चंस करे, टेस्ट लगाए, वो सारा का सारा यहाँ पर यूज आ जाएगा। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में एग्जाम मोड सीबीटी होता है, और आपको पता है सीबीटी मोड में एग्जाम इजी आता है, क्योंकि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, और व्यक्ति को देखना भी स्क्रीन पे पड़ता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो क्वेश्चंस तो ज्यादा होते हैं, बट क्वेश्चंस की जो प्रायोरिटी है वो इजी टू मॉडरेट ही होती है, इजी ही ज्यादातर क्वेश्चन वहां पे आते हैं। ठीक है, ये कॉमन सिलेबस था। अभी हम जो यहाँ पे सिलेबस जो डिफरेंट उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, अब अब देखिए इसमें 5 जो चीजें हैं वो अलग हैं। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा यूपी में भी टीजीटी पीजीटी में पढ़ना है अपन को, तो क्यों ना उसको हम ऐसा कर लें कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे सही होने लग जाएं। हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हो सकता है मे बी फ्यूचर में सेकंड ग्रेड में भी इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक लगता पीजी में है, पूछा जाता अब तक, बट जहाँ तक है ये, क्योंकि अपने मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी आता है, तो इसको करने की संभावना भी हो सकती है कि भविष्य में कर दिया जाए। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लीनियर अलजेब्रा को तो आप अपने कोर बना लीजिए, कि इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 10 में से कम से कम एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नेगेटिव तो इसमें हो ही ना, क्योंकि इजी एक चैप्टर माना जाता है लीनियर अलजेब्रा। उसके अलावा देखो ये अपने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आ जाता है। अब अपना थोड़ा अलग आता है, इनके थोड़ा सा अलग आता है। ये थोड़ा एसएससी लेवल वाला जो है वो टच करते हैं। ये सारा आपको पता ही है, फर्मी थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये अपने भी पढ़ते हैं। वैसे इसमें ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं अपन, ये वाली सारी चीजें, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी ग्रुप थ्योरी में पढ़ते ही हैं। ये जो सारी चीजें हैं मोस्टली अपन, आपको पता हो, ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक वाला चैप्टर होता है उसमें इन सारी चीजों को पढ़ लिया जाता है। वैसे अलग से दिया हुआ है तो ऐसी कोई स्थिति दिक्कत है नहीं है। आप इनको इजी वे में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस, आजकल तो बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। तो ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है पहला। एलजेब्रा में भी आप देखिए, एलजेब्रा में भी इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। इसमें मैं मानता हूँ एक कौशी जो ये इनइक्वलिटी वाली है मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस बना है डीयू की बुक से। अब डीयू की बुक्स में ये कौशी वाली इनइक्वलिटी को मोस्टली प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट में आने की प्रबल संभावना है। तो ये 5 में से कम एटलीस्ट हम इसको तो करें, इस वाले सेक्शन को। बाकी भी इजी है बट इसको मोस्ट है, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो दिया जाता है। अब आप ये देखिए, अब एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है कि हमारी भी आई जाती है, लेकिन हमारे प्रोबेबिलिटी में बेसिक चीजें आती हैं। इसमें आपको पता हो पॉइजन हमारे नहीं आता। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी नहीं पूछी जाती हैं। अब वैसे अलग से दिया हुआ है, सारा कुछ अलग से नहीं है। अपने
ये वाले नॉर्मल और सैम्पलिंग वेरिएंस से अपने आते ही हैं। इसके बाद में कर्व फिटिंग अपना नहीं है, ये वाली चीज़ें कुछ इसमें अलग से हैं। बट लेकिन ये इजी श्रेणी का चैप्टर है, हार्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं वो वहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो ये इजी श्रेणी में माना जाएगा। अब ये बताइए, ये वाला ज्योमेट्री है, कौन चैप्टर मान लो अपने नहीं, कौन शंकु अपने दिया हुआ है, लेकिन छिन्नक वैसे अपने सिलेबस में छिन्नक नहीं है, लेकिन छिन्नक आपको पता है सब पढ़ते हैं। छिन्नक का क्षेत्रफल, आयतन कौन नहीं पढ़ता, छिन्नक सब बच्चे पढ़ते हैं, तो ये वाला तो एडिशनल है, बाकी हमें सबको आता है। तो मोटा मोटा आपको इसमें क्या देखना है, लीनियर अलजेब्रा और ये दो चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। ये तीन, फर्स्ट, 5 और 3, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये तो इजी वे में आराम से हो जाने हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट अब देखते हैं अपन आरसेट का। अभी देखिए, आरसेट की जो फॉर्म्स डेट अभी बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई कर दी गई है मुझे जहां तक पता है। अब आरसेट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है जिन बच्चों ने एमएससी कर रखी है उन सबको फॉर्म फिल करना चाहिए, और इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एग्जाम भी हमें देना चाहिए। अब बात आती है कि किस प्रकार से एग्जाम दें। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आप कॉलेज व्याख्याता के लिए बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मेरा मानना है आपको एग्जाम अच्छे से देना चाहिए आरसेट का, बट कॉलेज व्याख्याता की ओर न जाते हुए आपको टीजीटी पीजीटी की ओर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें रीजन ये है कि आरसेट के देने के बाद भी कॉलेज व्याख्याता में पोस्ट बिल्कुल कम रहती हैं, और वहाँ पे संभावना जितनी कम पोस्ट उतना हार्ड कंपटीशन। तो मेरा मानना है आरसेट क्वालिफाई करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आरसेट के एग्जाम कब लगेगी हमें नहीं पता, लेकिन आरसेट को ही हमारा फाइनल गोल हमें नहीं बनाना है, सबऑर्डिनेट गोल बना के आप इसको चलिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, आरसेट के लिए हम प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। बात करते हैं इस गाइस इसके सिलेबस की। तो पहला चैप्टर इसमें वही अपना, ये चैप्टर मैं मानता हूँ कि कुछ इसमें से टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं और कुछ अपन ने नहीं पढ़े। देखिए, जैसे अभी ये अपना रियल वाला पोर्शन स्टार्ट है यहाँ से एलिमेंट्री सेट थ्योरी से, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस तक अपने पढ़ा हुआ है। रियल अपने सेकंड ग्रेड में आती है, ये पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ा हुआ है इधर वाला, इसमें कोई भी किसी बच्चे को इशू नहीं होना चाहिए। आपने रियल अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि रियल एक इजी चैप्टर माना जाता है। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला अपने लिए अलग है। ये जो रीमान वाला चैप्टर है, रीमान इंटीग्रल वगैरह, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको करना होगा। वैसे मैट्रिक्स बेस भी है, अब मैट्रिक्स भी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, तो इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ अलग है। तो करने के बाद ये अपन को इजी लगेगा, करने से पहले अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। लीनियर एल्जेब्रा, फिर देखिए लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा अभी तक के चौथा एग्जाम में बता रहा हूँ, और चौथे के चौथे एग्जाम में लीनियर एल्जेब्रा आ रहा है। और आप ये देखिए, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको आप जितने जल्दी करोगे उतना बेनिफिट है एग्जाम में। इसमें 100% एक्यूरेसी की संभावनाएं बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि ये एक प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो हमें इस पे कमांड तो बनानी ही चाहिए, और बना लीजिए, क्योंकि आगामी समय में मुझे जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं डिटेल्ड नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि और भी चीज़ें बतानी है, तो मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट ले चलता हूँ आपको। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स का जितना मैं मानता हूँ, कॉम्प्लेक्स में अपन सब बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबने पढ़ रखा है, और कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स का अवकलन हम लोगों ने अच्छे से कर रखा है सेकेंड ग्रेड में। अब लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि फर्स्ट आर सेट में कॉम्प्लेक्स का समाकलन भी दिया हुआ है, तो समाकलन से डरने की जरूरत नहीं है। समाकलन में 3 से 4 इसमें थ्योरम्स हैं, उन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें लॉरेंट एंड टेलर सीरीज हैं, और रेसिड्यू थ्योरम है, और ये यहाँ से आप लगा लीजिए 3 से 4 थ्योरम ये हैं। मोटा मोटा मैं मानता हूँ ये सारा कुछ आप लिखने बैठोगे तो शायद क्वेश्चंस के साथ में 10 पेज की पूरा टॉपिक है। लेकिन ये वाला चैप्टर ऐसा है, कॉम्प्लेक्स पूरा बता रहा हूँ, नंबर, समाकलन, अवकलन के साथ कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग, ये चैप्टर आपको 100% एक्यूरेसी दे सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स रिजल्ट हैं, सारा कुछ चैप्टर लिमिटेड है, और अच्छे से आप कर सकते हो। अदर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड वे में चीजें दी हुई हैं, ज्यादा इसमें चीजें डिटेल नहीं है, और कम चीजें में अपन अच्छे से उस पर ग्रास्प अपनी अच्छी बना सकते हैं, पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद में देखो, एल्जेब्रा एंड टोपोलॉजी। अब आप देखो,
अलजेब्रा, वही सारी चीजें हैं। इसमें आप सोचो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। ग्रुप थ्योरी मुझे लगता है राजस्थान में सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हर बच्चे को ग्रुप थ्योरी अच्छे से आती है। क्यों आती है? क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हर बच्चा ग्रुप थ्योरी को अच्छे से करता है। हाँ, ग्रुप के अलावा इसमें रिंग थ्योरी की कुछ चीजें दी हुई हैं। तो रिंग थ्योरी फर्स्ट ग्रेड में आपको पता आती ही है, तो रिंग थ्योरी में वहां से पढ़ लेनी चाहिए। रिंग थ्योरी भी ग्रुप थ्योरी का अगला पोर्शन है। इसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लिनियर अलजेब्रा, ऐसे वेक्टर स्पेस इस प्रकार से चलती हैं। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले ग्रुप पढ़ोगे, फिर आप रिंग पे जाओगे, फिर आप नेक्स्ट जाओगे। तो आपको ग्रुप के बाद रिंग आना बिल्कुल इजी माना जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक ग्रुप की सारी चीजें पता हैं, तो रिंग आपके लिए आसान हो जाएंगी। टोपोलॉजी, अब देखिए टोपोलॉजी एक बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल नया तो नहीं बोल सकते, बट कुछ चीजें रियल में से कनेक्टेड अपन थोड़ी बहुत चीजें वहां देख सकते हैं। बाकी टोपोलॉजी तो हमारे लिए एक नया चैप्टर है सेकंड ग्रेड वालों के लिए। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए, अब लास्ट एंड फाइनल यूनिट है आरसेट की, ओडीई। अब आप ये सोचो, ओडीई में अपना कौन सा चैप्टर अपने नहीं पढ़ा। ये सारे चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक अपन ने वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर तक पढ़ रखा है। लास्ट के दो ये हैं यूनिट अपन ने ये नहीं पढ़ी हुई है सेकंड ग्रेड में। तो ये अपन ने नहीं पढ़ी हुई तो वो पढ़ लेंगे, इतना कोई हार्ड इतना है नहीं। पीडी, अब पीडी की तो बात ऐसी है, सेकंड ग्रेड में पीडी नहीं दी होती, पीडी दी होती है फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है गाइस। उसके बाद में एनए है, तो एनए अच्छे से हमने कर रखी है। अब एनए में कुछ चीजें, हाँ, जो एनए हमने करी है वो एनए पूरी एज इट इज सेम नहीं है। एनए में कुछ वेरिएशन आता है, तो वो वेरिएशन आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एनए की बेसिक सारी स्ट्रक्चर आती हैं। तो आप एनए इजी वे में कर लोगे। उसके बाद में देखो, एनए में अपन ने सारी चीजें वैसे कर ही रखी हैं। उसके बाद में जो चीजें अलग हैं, वो चीजें सारा आजकल यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाता है। क्योंकि एनए में जो चीजें पढ़ रखी हैं उनको वापस पढ़ने का मैं मानता हूँ कुछ भी उसमें सेंस नहीं रहेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल आप मानेंगे कि जो हमने पढ़ रखा है वो बहुत इसमें कम है, एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। आगे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। ये वाला चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नया रहता है, ये हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में नहीं आता। और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी आपको पता है हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये पीजी वाला पोर्शन आ जाता है, तो पीजी सेकंड ग्रेड में नहीं आती, ठीक है गाइस। तो ये दोनों, चौथा और पांचवा चैप्टर भी नया हो जाता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वाला चैप्टर भी हमारे लिए नया है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ नहीं है, ना हमारे सिलेबस में है, ना हमने पढ़ा है गाइज। तो ये आप इस पेज में से आप देख लीजिए, पहला और तीसरे में अपने चीजें हैं, बाकी दूसरा चौथा पांचवा छठा, ये चार चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। अब रही बात, मेरा ओपिनियन आरसेट में ऐसा है, आरसेट को आप सब्सिडरी लेके चलिए, लेकिन मेन गोल मत बनाइए। मेन गोल आप नौकरी प्राप्त करना रखिए। आरसेट को आप क्वालिफाई करिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि आरसेट अगली बार कब लगेगा, और नेट थोड़ा टफ होता है। तो आरसेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए कॉलेज व्याख्याता के एक तरीके से द्वार खुल जाएंगे, और वहां भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। कल को आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कहीं भी टीजीटी पीजीटी बन जाते हैं, तो उसके बाद में आपके लिए कॉलेज व्याख्याता ही अगला गोल रहेगा, क्योंकि वहीं पे अपना सिलेबस आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। तो आरसेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आरसेट को लेके चलें, लेकिन प्राइमरी गोल ना बना के सब्सिडरी गोल बनाएं, जिससे आरसेट भी क्वालिफाई होने की स्थिति में हो, ठीक है गाइज। तो मेरा मानना है आरसेट को भी कंसीडर करना आप लोग, क्योंकि आरसेट भी हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि तुरंत ही सेकंड ईयर वन में आरसेट मिल रहा है। तो काफी चीजें अपनी पढ़ी हुई हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैथमेटिक्स में कम से कम आप इसके बहाने से रुझान बना रहेगा, ठीक है गाइस। लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट ग्रेड में 9 10 अपने जो है वो नहीं आता है, ठीक है गाइस। तो 9 10 फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता। 11 12 मोस्टली ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड में दोनों का आरपीएससी का। हाँ, एक मैंने जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले भी बताया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, ये सेकंड ग्रेड में नहीं दिया हुआ, ये फर्स्ट ग्रेड में है। और ये बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें फॉर्मूलाज हैं, उनके अप्लाइड कुछ क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आना है। तो ये बहुत ही इजी चीज है, इसको तो हमें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है गाइज, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं, क्योंकि 9 10 इसमें आता नहीं है। 11 12 की सारी जो बेसिक कॉमन चीजें हैं वो इसमें एज इट इज सेम है, बस एक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज को छोड़ देंगे। अब देखो गाइज, वैसे ग्रेजुएशन में भी सारी चीजें सेम ही है, बस कुछ चीजें अलग मैं आपको बता देता हूँ। रिंग थ्योरी,
अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। ग्रुप थ्योरी एज इट इज वर्डिंग टू वर्डिंग सेम है फर्स्ट ग्रेड में, बस रिंग थ्योरी इसमें अलग से आ जाती है। वो मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप थ्योरी आती है तो उसके बाद में रिंग थ्योरी आना इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। रिंग थ्योरी आप इजी वे में कर लोगे क्योंकि ग्रुप थ्योरी आपको आती अच्छे से। अब देखो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ये सो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं दी हुई, ये हमें पता है क्योंकि वहां पे लिखी हुई नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड वाले सारे बच्चों को ये आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये पूछी जाती हैं। तो सबने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, जितना मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है। वैसे आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी इजी इजी है, 2-2.5 पेज का पूरा टॉपिक है। वैसे मैं मानता हूँ सबने ये पढ़ रखा है, ठीक है गाइज। अब पीडी है। पीडी सेकंड ग्रेड में नहीं दिया हुआ, पीडी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ओडी के साथ में आता है पीडी, तो ये भी इजी माना जाएगा, कुछ हार्ड इसमें नहीं है। हाँ, इसमें देखो फर्स्ट ग्रेड में डायनेमिक्स मिक्स और स्टैटिक्स में से कुछ चीजें अलग हैं। तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का वेटेज हर जगह बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो चैप्टर है टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको प्रैक्टिस बोलती है इस वाले में, और ओडी में दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिस के लिए हैं। याद आप कर नहीं सकते, याद करना भी नहीं चाहिए। अप्लाई होगा, अप्लाई कब होगा? जब आपने 5 से 10 बार क्वेश्चन कर रखे हैं तब जाके होगा। तो मैं मानता हूँ कि ओडी और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स तो आपकी बिल्कुल कोर कंसेप्ट में एक एक चीज होनी चाहिए क्लियर, ठीक है गाइज। तो स्कूल और ग्रेजुएशन में ये दो चीजें हैं, तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ये फर्स्ट ग्रेड में अलग पोर्शन जो सेकंड ग्रेड में नहीं था गाइज, ठीक है। अब अपन आते हैं पीजी वाले में। अब देखिए गाइज वही वाली बात, लीनियर अलजेब्रा फिर आ रहा है। अब आप ये देखिए लीनियर अलजेब्रा पहली से मैंने 5वीं एग्जाम आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक भी एग्जाम ऐसी नहीं आई कि लीनियर अलजेब्रा उसमें ना आया हो। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनती कर रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से या सेल्फ या कहीं और से, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इजी इजी टू अप्रोच है, तो आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना ही चाहिए। मैट्रिक स्पेस। अब मैट्रिक स्पेस मैंने आपको बताया, देखो 2-3 एग्जाम मैंने आपको बता चुका। मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस भी बिल्कुल एक तरीके से मॉडरेट चैप्टर है, इजी टू मॉडरेट, हार्ड की श्रेणी में नहीं मान सकते। तो मैट्रिक स्पेस को भी आपको करना ही चाहिए। ओके गाइज, देन नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डिटेल जाएंगे तो शॉर्ट शॉर्ट में अभी देख रहे हैं। ओके, अभी देखो इसके बाद इसमें 3 चैप्टर और दिए हैं अपने जो अलग हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये भी सेकंड ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है। ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आपको मतलब छोटे वे में चैप्टर है और इजी वे में आराम से हो जाता है क्योंकि इतना हार्ड नहीं। बट हाँ, इसमें चीजें याद काफी करनी पड़ेंगी क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पूरा ही सॉल्व करूंगा। कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, कुछ सूत्र याद भी होने चाहिए, कुछ अप्लाइड भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशल फंक्शन, अब आप देखिए स्पेशल फंक्शन वाला चैप्टर है, ये भी इजी की श्रेणी में मानूंगा मैं। इजी टू मॉडरेट, इजी तो नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट। अब स्पेशल फंक्शन और डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर्स ज्यादा बड़े चैप्टर्स की श्रेणी में नहीं आएंगे, छोटे चैप्टर्स हैं। और क्वेश्चंस इनमें संभावना सही होने की बहुत ज्यादा है दोनों में। और कुछ ही चीजें आपको इनमें सीखनी है, कुछ ही क्वेश्चन आपको इनमें करने हैं। तो मैं मानता हूँ कि कुछ जो चीजें ऐसी होती हैं जो छोटी और आसानी से पढ़ी जा सकती हैं और इनमें क्वेश्चन आसानी से सही होते हैं, वो तो आपको सही होने चाहिए जिनमें टाइम बचे, ठीक है गाइज। उसके बाद 2 चैप्टर्स में भी और है, वो और आप एक बार देख लीजिए। इसमें दो, हाँ, अपने एलपीपी आती है, वो इसमें एज इट इज सेम है। इसमें गेम थ्योरी वाला एक अलग से ऐड हो जाता है एलपीपी में। वो तो इजी है, एक बार आप पढ़ोगे ना तो आराम से आप कर पाओगे। उसके बाद में टेंसर सी वाला भी आपको आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के करोगे तो ये आने बगैर टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट ग्रेड का भी अपना एग्जाम वाला बात हो चुकी है। अब लेकिन बात यह है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कब होगी। अब देखो मेरा मानना है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अभी लगी है, सेकंड ग्रेड की अभी लगी है, तो इस साल तो होने से रही। अब एग्जाम होगी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कब करवाती है? तो मेरा मोटा मोटा मानना ये है 28 में गवर्नमेंट की चुनाव है। तो गवर्नमेंट इतनी आसानी से भी जनवरी में तो एग्जाम करवा नहीं लेगी, क्योंकि जनवरी में एग्जाम करवा लेगी तो फिर ये चुनाव में क्या बताएंगे सर। तो ये मेरा मानना है कि ये एग्जाम जहां तक है अगले साल जुलाई के आसपास या उसके बाद ही होने की संभावनाएं रहेंगी फर्स्ट गेट की। क्योंकि फर्स्ट गेट में मैथ्स की सीटें कितनी आती हैं कुछ नहीं पता। लास्ट ईयर इस बार तो कम आई थी, उससे पहले ज्यादा आई थी, लेकिन इस बार संभावना है कि बड़ी वैकेंसी आएंगी तो सीटें हमें ठीक ठाक मिल जाएंगी। लेकिन एग्जाम अभी हो जाएगी इसकी गारंटी हो नहीं दे सकता। ये संभावनाएं हैं, भविष्य गर्त में छुपा हुआ है कि कब होगा या कब नहीं होगा। लेकिन ये भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए हमें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। लेकिन
अब मैं आपको मेन कंक्लूजन बता देता हूँ कि हमें क्या कंसिडर करना चाहिए। देखो, अभी सेकंड ईयर का एग्जाम हो ही गया, सबका अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी के क्वेश्चन अच्छे बैठ रहे हैं, किसी के 60 ही बैठ रहे हैं 40%, किसी के 50 बैठ रहे हैं, किसी के अच्छे भी बैठ रहे होंगे। बट पेपर अच्छा था, इजी नहीं बदल सकते, कैलकुलेटिव था। फिर कुछ ऐसे भी रहा, किसके कौन सा पोर्शन पहले आया है, कुछ इसमें किस्मत भी रहा। किसी के ग्रेजुएशन पहले आ गया तो वो थोड़ा अच्छा कर गया, किसी के 11 12 पहले आ गया तो उन्हीं में उलझ गया। तो ये सारी चीज़ें, कुछ किस्मत भी रही, कुछ इसमें माइंड गेम भी एग्जामिनर ने खेला है कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन करता है, कौन सा छोड़ता है। तो देखो, ओवरऑल एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल का था, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी इसी फील्ड में करते रहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड ही हुआ है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। आप लोगों ने इतनी अच्छे से टेस्ट दिए हैं, तैयारी करी है, इतना अच्छी आपकी प्रेप है, क्योंकि सीधे बहुत थी तो आप सबने अच्छे से तैयारी करी हुई है। अगर आप ये सोचते हो कि हम तो रीट की तरफ जाएंगे, तो आपको पता है रीट में भी प्रीलिम्स होना बाकी है, तो मे बी वो दिसंबर जनवरी में हो। उसके बाद भी वो भी मेंस एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होना, एक साल उसमें भी है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप रीट की तरफ जाते हो, हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें ज़्यादा हुई नो डाउट, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ भी पहले से ऑलरेडी तैयारी करने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ, कंपटीशन वहाँ भी है। लेकिन आप ये याद रखना, अगर आप यहाँ से रीट की ओर जाते हैं तो फिर आप वापस इस फील्ड में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट को वापस से इजी इजी वे में आराम से हल नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट के लिए समय देना पड़ेगा, और अगर आप रीट की ओर जाएंगे तो सब्जेक्ट से आपका कनेक्शन छूट जाएगा, तो फिर आप वापस इस फील्ड में नहीं आ पाएंगे। तो आप सेकेंड ग्रेड के बाद अगर रीट की ओर जाना चाहते हैं तो आपका पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मेरा मानना है कि अगर आपने अच्छे से करी है तैयारी, आपको मन से लगता है कि कोई बात नहीं, ये पेपर जैसा भी हुआ लेकिन अगले पेपर को हम अच्छे से करेंगे, जो कमियां रहीं, आपको पता है कि कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता। आपको पता है हमारी किन क्षेत्रों में कमियां रहीं, उन क्षेत्रों में कमियों को ढूंढ ढूंढ के उनको अच्छी करिए, ताकि ऐसी सिचुएशन जिंदगी में वापस ना आए। आप जब पूरे सिलेबस को 100% तैयार कर लेंगे, चूंकि 100% तैयार नहीं होता, लेकिन 80 to 90% भी तैयार हो जाएगा, उस दिन आप रैंकर बन जाएंगे। क्योंकि अभी जितने भी बच्चे हैं, पेपर बहुत अच्छा था, सारे डिमोटिवेट हैं, सारे ही हैं, क्योंकि पेपर इतनी ऐसा आया था कि बच्चे सोचते हैं कि आप मैथ्स ही छोड़ दें। तो मेरा मानना है कि मैथ्स आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अपने सामने दो बड़ी वैकेंसी, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, 2500 के करीबन जगह इन दोनों में आने वाली हैं। एग्जाम डेट अपने पास है दिसंबर की। और सिलेबस देखो, मैं मानता हूँ सिलेबस इसमें 90% सिलेबस सेम है। जीएस भी यहाँ का जो पढ़ा है सारा एज इट इज काम आ जाएगा, कुछ भी जीएस अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ पढ़ना होगा तो 10-20% पढ़ लेना। अब देखो, सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, नियर बाई स्टेट है, और आपको क्या चाहिए, डेट है। आप ये सोचो, दिसंबर में एग्जाम है, अगर दिसंबर तक आप इसके प्रेप करते हो और एग्जाम अच्छे से देते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर यहाँ पे 20 सीट आप क्रैक कर पाते हो, तो दिसंबर के बाद आप 5-7 दिन का गैप लेके जनवरी से फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की प्रेप कर सकते हो। चूंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगी, तो आपके पास ये 6 महीने, अब तो नहीं 5 ही मानो, 5 महीने अब अच्छे सब्जेक्ट पढ़ो। ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, सेम ही चीजें वहां पे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है मानता हूँ, लेकिन सेम है। ये चीजें वहां पे काम आ जाएंगी, जो चीजें अलग रहती हैं जनवरी से उनको तैयार कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि आप लोग यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए जाइए, जनवरी से फर्स्ट ईयर के लिए लग जाना। ये बेनिफिट रहेगा हम सब के लिए, इस तरीके से तैयार करना। बाकी डीटी प्लस भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें अभी डेट नहीं आई है, हो सकता है उसके एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो, तो वो वहाँ पे एग्जाम फर्स्ट ईयर से फंस जाए। बाकी अच्छी वैकेंसीज हैं, जिन छात्रों को दिल्ली में जॉब करने की सोच रहे हैं उनको उसके लिए रिगार्डिंग करना चाहिए। और रही बात आरसेट की, आरसेट को डेफिनेटली तैयार करिए, सब्सिडरी बनाइए, प्राइमरी नहीं बनाना, क्योंकि भविष्य में आरसेट कब होगा किसी को नहीं पता। और आरसेट को क्वालिफाई करने से कॉलेज व्याख्याता के ऑप्शन सीधे खुल जाते हैं, ठीक है गाइज। और रही बात अपनी, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की नेक्स्ट ईयर होनी है, और कुछ भी डाउट हो तो हमारा ग्रुप है ये ज्ञान सेतु मैथ्स, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अभी देखिए, मैंने शॉर्ट क्लिप में इसलिए बात करी है क्योंकि वीडियो डिटेल बहुत हो जाता। नेक्स्ट में इन पे पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या कंटेंट कहाँ कहाँ से किस किस वे में पढ़ना चाहिए, किस किस हिसाब से टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको पता है वीडियो फिर लेंदी हो जाती है। तो इसी के साथ मैं गाइज वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। इस छोटे से समय में आप लोगों ने हमें इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।